स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ DSSB यानी कि दिल्ली फार्मासिस्ट के लिए स्पेशल क्वेश्चंस। दिल्ली फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम अभी आपकी आने वाला है, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया है हालांकि, लेकिन क्या है कि आपका 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 13 फरवरी से 13 मार्च तक का फॉर्म चलेगा आपका, और उसके फॉर्म आपको डालने हैं। परमानेंट जॉब है, अच्छी खासी पे स्केल है और जॉब लेनी है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी शानदार सेट पेपर लेकर के आया हूँ इस बार मैं आपको। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि क्वेश्चन आंसर आपको सब पहले ही मिल जाएगा। कह रहा है वर्कशॉप लाइसेंस इज इश्यूड बाय लेबर ऑफिस इज वैलिड हाउ मैनी ईयर फ्रॉम द इश्यू डेट। जो वर्कशॉप का लाइसेंस इशू होता है लेबर ऑफिस से, वो कितने सालों के लिए वैलिड होता है, तो आप बताएंगे 3 ईयर्स। ठीक है ना, वर्कशॉप लाइसेंस इज इश्यूड बाय लेबर ऑफिस इज वैलिड हाउ मैनी ईयर्स फ्रॉम द इशू डेट। इशू डेट से कितने साल के लिए ये वैलिड होता है, आप बताएंगे 3 ईयर्स। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स बट इज लेस वेस्कुलर। कह रहा है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कह रहा है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा टाइप, इन विच जिसमें ड्रग इज डिपॉजिटेड, ड्रग को डिपॉजिट कर दिया जाता है बॉडी में, कहाँ लूज टिश्यू में, कहाँ लूज टिश्यू में अंडर द स्किन, और स्किन के नीचे, विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स, जो कि नर्व्स के द्वारा रिचली सप्लाइड होता है, ब्लड वहाँ पे बढ़िया तरीके से पहुंच रहा होता है, बट इज लेस वेस्कुलर, लेकिन वेसल्स कम पाई जाएंगी। ठीक है, रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स बट इज लेस वेस्कुलर, लेकिन वेसल्स जो है कम पाई जाएंगी, वेस्कुलर कम होगा। तो ये आ जाएगा जाकर के सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट के इतने सारे फीचर्स हैं, सबको याद करिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही कई सारे आंसर्स जो है छुपे हुए हैं सबक्यूटेनियस रूट से रिलेटेड। ठीक है ना, तो कह रहा है टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन विच इज रिचली सप्लाइड बाय नर्व्स बट इज लेस वेस्कुलर, सबक्यूटेनियस रूट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कंजक्टिवाइटल जीरोसिस अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। कह रहा है कंजक्टिवाइटल जीरोसिस जो होता है वो अकर्स हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है, जब कमी हो जाती है बॉडी में, कौन से विटामिन की, किस विटामिन की कमी होने पर बॉडी में कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाता है जाकर के, कंजक्टाइवल जीरोसिस। देखिए जीरोसिस, जीरो जो वर्ड है XERO, जीरो वर्ड जो होता है ये हमेशा ड्राइनेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको, ड्राइनेस को। ड्राइनेस का मतलब हो गया सूखने की कंडीशन को। जहाँ पे जीरो वर्ड, जैसे जीरोफाइटा, जीरोप्थेल्मिया। जीरोफाइटा क्या होता है, ऐसे पौधे जो मरुस्थल में उगे है ना, जो सूखे कंडीशन में उग जाते हैं पौधे, उनको कहते हैं जीरोफाइटा। और जीरोप्थेल्मिया आँखों का रोग, जिसमें आँखों में ड्राइनेस हो जाती है जाकर के। ठीक है ना, आंखों में ड्राइनेस हो जाएगी, उसको कहते हैं जीरोप्थेल्मिया। यहाँ पे क्या है, कंजक्टाइवल जीरोसिस अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे किस विटामिन की बात की जा रही है, विटामिन ए, जिसको कहा जाता है रेटिनॉल। ठीक है ना, रेटिनॉल, रेटिनल या रेटिनोइक एसिड, विटामिन ए। ठीक है ना, इसका केमिकल नेम मैंने बताया आपको, कंजक्टिवाइटल जीरोसिस हो जाता है जाकर के। ठीक है ना, कंजक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है ना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कह रहा है केमिकल फार्मूला बताओ। तो क्या कह रहा है, CH3COOH, इसको याद कर लेना, CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड COOH, इसको याद कर लीजिए। केमिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इसको याद कर लीजिए। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है ना, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलना है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन हार्ट इज नोटेड। कह रहा है जब भी हम लोग पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग वाली ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलेशन का मतलब जो कि इंक्रीज कर दे किसी भी चीज़ को, एक्साइटमेंट की कंडीशन में ला दें, ठीक है ना, या एक्टिव कर दें, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। तो व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स, जब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी या करके ऐसी दवाएं, तो इन दवाओं का हार्ट के ऊपर क्या जो है इफेक्ट होता है, जो दिल है, दिल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है जाकर के। तो दिल के ऊपर तो बहुत सारा इफेक्ट होता है जाकर के, सारी चीज़ें दिल पे ही तो जाती हैं आदमी के। देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा जाकर के, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट जो है आपकी स्लो हो जाएगी जाकर के, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी जाकर के। भाई दिल का मामला है, ठीक है ना,
तो क्या कह रहा है, व्हेन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेटिंग ड्रग्स आर यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑन हार्ट इज नोटेड, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा जाकर के हार्ट में आपके, ठीक है ना, यानी हार्ट रेट जो है आपकी स्लो हो जाएगी। फिर कह रहा है CNS डिप्रेसेंट बार्बिचुरेट्स इज लॉन्ग एक्टिंग, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाली जो बार्बिचुरेट्स जो लंबे समय के लिए काम करती हैं, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, उसमें क्या आ जाएगा, बार्बिटोन, ठीक है ना, फिनोबार्बिटोन या बार्बिटोन, ठीक है ना। तो ये वही आ जाएगा जाकर के। यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में बार्बिटोन दिया गया था इस पेपर में, तो यहाँ पे बार्बिटोन मैंने लिख दिया, फिनोबार्बिटोन आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो CNS डिप्रेसेंट बार्बिचुरेट्स इज लॉन्ग एक्टिंग बार्बिटोन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मैनी कोकाइनियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म कॉकेक्स बोन, कितनी कोकाइनियल वर्टिब्री आपस में जुड़ती हैं तब कॉकेक्स बोन बनती है जाकर के, पुच्छ कशेरुकाएँ बनती हैं जाकर के। तो जो पुच्छ कशेरुका वाली बोन होती हैं उसमें कितनी बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं जाकर के, तो आप आंसर करेंगे जाकर के 4, यानी 4 बोन जब आपकी कोकाइनियल वर्टिब्री जो है, ये 4 बोन होती हैं, 1 2 3 4, ये कोकाइनियल वर्टिब्री वाली बोन्स क्या होती हैं जाकर के, आपस में जाकर के एक बोन्स में जो है कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसको क्या कहा जाता है, कॉकेक्स बोन कहा जाता है। तो इसमें कितनी वर्टिब्री होती हैं, 4 वर्टिब्री। तो हाउ मैनी कोकाइनियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म कॉकेक्स बोन, आप बताएंगे 4। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वेरिसिला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, अल्लू। आप बताओ, वेरिसिला वैक्सीन जो होती है, वैक्सीन जो लंबे समय के लिए यूज़ में आती है, ठीक है ना, तो वेरिसिला वाली वैक्सीन जो होती है किसकी रोकथाम, किस बीमारी की रोकथाम में दी जाती है, तो आप बताएंगे चिकन पॉक्स की बीमारी की रोकथाम में वेरिसिला वैक्सीन जो है ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन, जब ड्रग की हैबिट पड़ जाती है तो उसमें से कौन सा सिम्टम्स ऐसा है जो उस हैबिट का सिम्टम्स नहीं होता है। फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन, कौन सा सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं है ड्रग हैबिचुएशन का, तो आप क्या बताएंगे, टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज। टेंडेंसी का मतलब होता है जाकर के कि मानसिकता, एक तरीके से आप कह सकते हो, टू इंक्रीज द ड्रग डोज, ड्रग डोज को इंक्रीज करने की जो टेंडेंसी है ये जो है नहीं पाई जाएगी, कहाँ, ड्रग हैबिचुएशन में। तो फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट स्पेसिफिक ऑफ ड्रग हैबिचुएशन, टेंडेंसी टू इंक्रीज द ड्रग डोज। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन यूटिलाइजेशन ऑफ फिनेंस द फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इन यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस के यूटिलाइजेशन में जो फिक्स कैपिटल है इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द, तो ये फिक्स कैपिटल को हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं जाकर के, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपको फिक्स कैपिटल बनाना है तो जो आपका फाइनेंस, जो आपका बजट, जो आपके पैसे हैं उसको आप या तो प्लांट में लगाइए या तो मशीनरी में लगाइए, ठीक है ना। तो ये आपका फिक्स कैपिटल बन जाएगा जाकर के, ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये आपका फिक्स कैपिटल बन जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस बी डोज बिलो 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, कोई बच्चा है जो 10 साल से कम एज का है उसको हेपेटाइटिस बी की कितनी जो वैक्सीन का अमाउंट देना चाहिए हेपेटाइटिस बी की, तो कह रहा है 0.5 ml, 0.5 ml, समझ रहे हैं, जितना टिटेनस की वैक्सीन का टोटल अमाउंट होता है। जब भी आप टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं तो टिटेनस का इंजेक्शन क्या एक तरीके की वैक्सीन होती है टिटेनस की, ठीक है ना, तो उसमें कितना आता है, 0.5 ml आता है। उसी तरीके से हेपेटाइटिस बी का जो डोज होगा जाकर के किसके लिए, 10 साल से कम एज के बच्चे के लिए, वो होगा 0.5 ml, ठीक है ना, आधा ml। फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच कैन हाइड्रोलेज एस्टर ईथर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाई एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड इज, कह रहा है द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स का ग्रुप, कौन से एंजाइम का ग्रुप ऐसा है जो कि हाइड्रोलेज कर सकता है एस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, बाई एडिंग वाटर, यानी वाटर के ऐड करने के बाद, एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड इज, और उसके बाद बॉन्ड जो है टूट जाता है, किस में टूटेगा जाकर के बॉन्ड, तो आप बताएंगे जाकर के हाइड्रोलेज बॉन्ड में टूट जाएगा जाकर के। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, एक पूरी डिफिनीशन है, द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच कैन हाइड्रोलेज एस्टर ईथर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाई एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड इज हाइड्रोलेज। तो ये हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं जाकर के, ठीक है ना, हाइड्रोलेज कैटेगरी के एंजाइम हो जाएंगे ग्रुप ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम्स विच कैन हाइड्रोलेज एस्टर ईथर पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बाई एडिंग वाटर एंड देन ब्रेकिंग द बॉन्ड इज हाइड्रोलेज, ठीक है ना।
फिर कह रहा मीथाडन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस। कह रहा किस तरीके की ड्रग डिपेंडेंस हो जाने पर हम लोग मीथाडन का इस्तेमाल करते हैं। तो मीथाडन हेल्प्स इन रिकवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, तो आप आंसर कर देंगे मॉर्फिन टाइप। अगर कोई कैंडिडेट, कोई पेशेंट मॉर्फिन, मान लो मॉर्फिन वाली दवा खा रहा है और मॉर्फिन दवा खाएगा तो उसको वेल फीलिंग आएगी, जाकर के प्लीजेंट, बिल्कुल बढ़िया लगेगा। तो क्या हो सकता है वो ड्रग डिपेंडेंस हो जाए, जाकर के उसके ऊपर निर्भर हो जाए मॉर्फिन के ऊपर। तो इसको अगर आपको छुड़वानी है तो आप मॉर्फिन की जगह क्या देंगे, मीथाडन दे सकते हैं। तो मीथाडन क्या करेगी, रिकवरी करने पे काम आती है ये, जब ड्रग डिपेंडेंस हो जाती है किसकी, मॉर्फिन की। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एमंग द पेरिफेरी एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। एमंग द पेरिफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, कई सारी मसल्स रिलैक्सेंट आपको दी गई होंगी ऑप्शन में। कह रहा है इनमें से कौन सी एक ऐसी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, जो कि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर भी है और मसल्स रिलैक्सेंट भी है, पेरीफेरली मसल्स रिलैक्सेंट है। तो आप आंसर करेंगे जाकर के सक्सामिथोनियम। सक्सामिथोनियम इज अ पेरीफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीपोलराइजिंग ब्लॉकर एजेंट। ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर भी होता है और पेरीफेरली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट भी होता है। तो ये सक्सामिथोनियम वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल रटेंगे, क्योंकि सक्सामिथोनियम से 2-3 क्वेश्चन जो है, अभी तक 2-3 क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कई सारे एग्जाम में जहाँ सक्सामिथोनियम से आता है और मसल्स रिलैक्सेंट से आता है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा फैटल डोज ऑफ पैरा एल्डिहाइड। पैरा एल्डिहाइड का फैटल डोज क्या होता है जाकर के, फैटल डोज ऑफ पैरा एल्डिहाइड। तो आप बताएंगे जाकर के 25 से 50 ml अगर आप पैरा एल्डिहाइड ले लेते हैं तो हानिकारक हो सकता है। तो फैटल डोज ऑफ पैरा एल्डिहाइड इज 25 to 50 ml। फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर लें, ठीक है। अगर आपको इस ये जो वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो PDF फाइल है, अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए रहेगी तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा सबसे ऊपर। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल पे जाकर के उसको ज्वाइन कर लेंगे जाकर के, और उसके बाद आपको A to Z सारी PDF फाइल, सारे नोट्स, जो भी कुछ है ये सब आपको मिल जाएगा जाकर के, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये मान के चलिए, ये मैं जो आपको दे रहा हूँ ना क्वेश्चंस, ये सिलेक्टेड बंदे के क्वेश्चन है, बस इतना आप समझ लीजिए। जो बंदा सिलेक्टेड हुआ है, और बंदा कोई मुझको देने तो आएगा नहीं कि लो भैया हम सिलेक्टेड हो गए अब तुम इसको पढ़ाओ। तो अब आप ये समझ लीजिए कि कई जगह सिलेक्टेड बंदे के ये नोट्स से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो इनको अगर आप पढ़ोगे तो 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन तय है, सिलेक्शन तय है। अभी ये एक कॉपी के नोट्स नहीं पूरे हुए हैं, है ना। ऐसी 4-5 कॉपियाँ हैं जो नोट्स मेरे पास बने हुए रखे हैं खुद के, और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी से सिलेक्शन होगा आपका पक्का। फिर कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसका एग्जांपल क्या आएगा जाकर, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है ना। ये एग्जांपल क्या आ जाएगा, टायरोसिन। टायरोसिन जो होता है ये एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है जाकर के, ठीक है ना। तो टायरोसिन हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। देखिए दोस्तों, करने के लिए तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन से और 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवा दूँ, लेकिन 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाने का मतलब क्या है। अगर आपको ये 15-20 क्वेश्चन नहीं याद होंगे तो वो 4-5-6 क्वेश्चन आपको हमेशा बर्डन लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे करवाने के लिए ये भी करवाया जा सकता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में बता दें, लेकिन एसेंशियल नॉन एसेंशियल जब आएगा आप एज इट इज़ रटते हुए चलिए, जैसा जैसे मैं करवा दूँ वैसे रट लीजिए, ठीक है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ने का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इज़ नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइट्स। लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइट्स नहीं है, इज़ नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइट्स नहीं है। आप बताएंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन इज़ नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइट्स। हिस्टामिन क्या होता है, बॉडी में जब भी कहीं आपको एलर्जी हो जाए, एलर्जी का मतलब समझ रहे हो, कहीं भी चकत्ते पड़ जाएं, कहीं खुजली होने लगे, कहीं रेडनेस आ जाए, तो ये सब किस वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG, बैसिलस
कॉलमेटी गुएरिन। ये गुएरिन, कॉलमेटी गुएरिन जो थे वैज्ञानिक थे, और कॉलमेटी गुएरिन ने ही टीबी का ये टीका खोजा था जिसका नाम रख दिया गया था बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन। तो जो ये इसका रास्ता है, ये किस तरीके से हम ये इसको इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी में, तो आप बताएंगे जाकर के इंट्राडर्मल लगता है जाकर के। इंट्राडर्मल का मतलब ये स्किन के ही ये जो 3 पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, डायडर्मिस, इंडोडर्मिस, ठीक है, इन्हीं 3 पार्ट के इनसाइड जो है ये लगाया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है ना। तो द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंट्राडर्मल। ये स्किन में ही रहेगी जा करके, ठीक है ना, अंडर द स्किन नहीं जाएगी, अंडर द स्किन चली जाएगी तो हो जाएगा सबक्यूटेनियस। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेंटेनेंस डोज ऑफ रॉक्साटिडीन। जो रॉक्साटिडीन है इसका मेंटेनेंस डोज क्या होता है जाकर के, आप बताएंगे जाकर के 75 mg एट बेड टाइम। एचएस होरा सोमनी, एचएस का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम, यानी जब आप लेटने जा रहे हो तब जो है आपको ये मेडिसिन खानी है। तो होरा सोमनी, एचएस का मतलब एट बेड टाइम, ठीक है ना। तो मेंटेनेंस डोज ऑफ रॉक्साटिडीन इज 75 mg एट बेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सब सेलुलर ऑर्गेनल्स। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सब सेलुलर, ये किस सब सेलुलर ऑर्गेनल का फंक्शन है डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो आप बता देंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन होता है जाकर के डीएनए का रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ड्रग एक्ट एज अ म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक का मतलब क्या, आप ये वर्ड 2 बार बोलिए, म्यूकोलिटिक। म्यूकोलिटिक, म्यूकोलिटिक यानी म्यूकस को जो बाहर निकाल लाया जा करके, किसको, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए जो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं म्यूकोलिटिक ड्रग। तो ये कौन सी आ जाएगी, कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन, ये सब क्या किस काम में आती हैं, जो जमा हुआ कफ है उसको बाहर निकालने के काम में आती है कार्बोसिस्टीन और एसिटाइलसिस्टीन, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का जो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे जाकर के, फॉलोइंग इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन पे जो है काम करता है जाकर के, कौन सा हमारा लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक कहाँ काम करेगा, सेल मेम्ब्रेन पे काम करेगा जाकर के। ये जो है सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, यहाँ पे काम करेगा जाकर के क्या, सेल मेम्ब्रेन के पास काम करेगा जाकर के क्या, हमारा लोकल एनेस्थेटिक। फिर 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है। क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज़ द हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट। कौन सा फूड सोर्सेस ऐसा है जिसमें हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट, यानी आयोडीन जिसमें हाईएस्ट एवरेज आयोडीन हमें मिल जा करके, कहाँ, हाईएस्ट। मीन का मतलब क्या होता है जाकर के, मीन का मतलब एक तरीके से हो गया जाकर के उसका जो औसत है, हाईएस्ट हमें औसत में आयोडीन मिले जा करके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा फूड, सी वाटर फिश, जो समुद्री मछली है, ये जो समुद्री जलीय जीव हैं, ठीक है ना, ये समुद्री जीव जो हैं उनको अगर आप खाते हैं जा करके तो इससे क्या, आयोडीन की मात्रा आपको पर्याप्त रूप से मिलेगी, ठीक है ना, हाईएस्ट रूप से मिलेगी जा करके। तो फॉलोइंग इज इन द नॉर्मल रेंज ऑफ वेट ऑफ द राइट लंग्स इन एन अडल्ट। कह रहा है कि जो भी मनुष्य हैं, मनुष्य में जो राइट लंग्स है उसका रेंज, नॉर्मल रेंज क्या होता है, उसका वेट क्या है उस लंग्स का, राइट साइड का जो लंग्स होता है, देखिए ये लंग्स है, ठीक है ना। तो ये जो राइट साइड का लंग्स है, ये लेफ्ट साइड का, तो ये राइट साइड का जो लंग्स है इसका एवरेज वेट क्या आएगा जाकर के, जो नॉर्मल रेंज में है, नॉर्मल रेंज क्या आएगा वेट का, तो आप बताएंगे जाकर के 625 ग्राम। यानी जो राइट साइड का नॉर्मल रेंज होता है वेट का, भार का, ठीक है ना, नॉर्मल भार क्या होगा जाकर के, इसका नॉर्मल वेट क्या होगा, 625 ग्राम होता है जाकर के राइट साइड का जो लंग्स हमारा होता है, जो राइट साइड का जो लंग्स होता है जाकर के उसका कितना आ जाएगा जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के 625 ग्राम का होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्स ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट। सभी जो भाई 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, कह रहा था इन सभी में से विटामिन ई का मतलब सारे सोर्स हैं, लेकिन एक जो है विटामिन ई का सोर्स नहीं है। तो कौन सा नहीं है, फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर ऑयल, फिश का जो लीवर होता है ये विटामिन ई का सोर्स नहीं होता, ये विटामिन ए का सोर्स हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो फिश लीवर ऑयल इज नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का मतलब टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है जाकर के। ह्यूमंस में
क्या फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाकर के, ठीक है ना, निषेचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है विटामिन ई, ठीक है ना। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी इसको कहते हैं, यानी एंटी स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी मतलब होता है जाकर के बांझपन, और एंटी स्टेरिलिटी मतलब जो बांझपन को कम करे तो होता है जाकर के विटामिन ई, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के। अच्छा अब इसमें देखते हैं, अच्छा कौन कौन से ऑप्शन थे, वीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉटन सीड ऑयल। वीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और कॉटन सीड ऑयल, इनसे हमें मिलता है क्या, विटामिन ई। और किससे नहीं मिलता है, फिश लीवर ऑयल से हमें विटामिन ई नहीं मिलता है। तो आप यहाँ पे ये भी देख लेंगे ऑप्शन में क्या क्या था, वीट जर्म ऑयल था, सनफ्लावर ऑयल था और कॉटन सीड ऑयल था। तो इससे हमें विटामिन ई मिलता है, ठीक है, लेकिन फिश लीवर ऑयल से विटामिन ई नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना है, ठीक है ना। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, इसी वीडियो में क्लिक करेंगे नीचे तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उस पर क्लिक कर लेना, वहाँ से आप जो इसकी पीडीएफ सारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।